नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 3 की सीरीज़ है। हम लोग लगातार ये प्रश्न कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, इससे आगे हमें करना था, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण, निर्माण, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन से के प्रमुख पोषक तत्व या प्रमुख घटक। भोजन में उपस्थित अवयवों के आधार पर भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये मुख्यतः ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि तत्व विद्यमान होते हैं। सभी मीठे पदार्थों जैसे मीठे फल, गन्ना, चावल आदि में कार्बोहाइड्रेट होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल हाई कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जैक्टोज और सुक्रोज आदि आते हैं, और जटिल कार्बोहाइड्रेट में मंड तथा सेलुलोज आदि आते हैं। श्वसन में ली गई ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के ऊतकों में ईंधनों के रूप में जलते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों को करने में करते हैं। यह ऊर्जा शर्करा तथा मंड आदि के अणुओं में बंधी होती है, जो धीरे धीरे कई चरणों में मुक्त होती है। प्रोटीन। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक हैं। प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये तत्व मिलकर शरीर के अंगों को खाने वाले ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतकों में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन शरीर निर्माण में सहायता होती है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन में दूध, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त प्रोटीन आता है, और वनस्पति प्रोटीन में दालें, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गिरीदार फल में से प्राप्त प्रोटीन आता है। 1 ग्राम प्रोटीन के जारण से लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है विटामिन। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। ये शरीर की वृद्धि तथा क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इनकी उपस्थिति शरीर को स्वस्थ तथा बीमारियों से दूर रखती है। अगला प्रश्न है, जल की उपयोगिता बताइए। जल जल हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। खाद्य पदार्थों के संवहन में, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने में, जल के ताप के नियंत्रण में। मनुष्य के शरीर में भार का 60 से 70% भाग जल होता है। अगला प्रश्न है, वसा की उपयोगिता बताइए। वसा को कितने समूह में बांटा गया है? वसा की उपयोगिता। कार्बोहाइड्रेट के समान इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि तत्व होते हैं, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के जारण यानी जलने से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा हमें जंतुओं, घी, मक्खन, चर्बी, तेल तथा वनस्पतियों, सरसों, मूंगफली से तिल, अलसी, नारियल, कपास आदि के बीजों से तेल दोनों से प्राप्त होती है। वसा मनुष्य के अलावा अनेक ठंडे स्थानों पर रहने वाले जंतुओं की त्वचा से के नीचे चर्बी के रूप में संचित होती है। ये संचित वसा ऊर्जा बैंक की तरह शरीर के लिए कार्य करती है। रफेज। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे रफेज कहते हैं। रफेज भोज्य पदार्थ को भोजन नली में आगे खिसकने में सहायता करता है। इसके कारण भोजन आंतों में नहीं चिपकता। इन रेशों की उपस्थिति से अपचा भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आसानी से शरीर के बाहर निष्कासित होता है। यह कब्ज दूर करता है तथा पाचन के समय उत्पन्न विषैले पदार्थ तथा जल अवशोषित कर लेता है। वसा को 3 समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहुअसंतृप्त वसा। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। कुपोषण। संतुलित भोजन की दृष्टि से आहार में उचित मात्रा व गुणवत्ता वाले भोजन के अभाव से उत्पन्न हुई स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण से होने वाली बीमारियां, क्वाशेओरकर और मेरेस्मस। क्वाशेओरकर बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं, शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल तथा पेट बाहर निकल आना, बाल भूरे और पतले होकर टूटने लगना। मेरेस्मस रोग में पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण न करने तथा माँ का दूध न पीने से बच्चों में मेरेस्मस रोग हो जाता है। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण, क्षीण और सिकुड़ा हुआ शरीर, दुर्बल चेहरा और धसी हुई आंखें। लौह तत्व यानी आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे रक्त अल्पता कहते हैं। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, यक्ष्मा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा डिप्थेरिया यानी रोहिणी रोग, कोढ़ तथा टिटेनस आदि हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद तथा खुजली है। दाद ट्राइकोफाइटन कवक से तथा खुजली एकेरिस स्कैबीज नामक कवक से फैलती है। अगला है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, चेचक, जुकाम, फ्लू, नेत्र लाल होना, पीलिया आदि। शिशुओं के लिए जानलेवा बीमारियां, खसरा, गलाघोटू,
डिप्थेरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग या तपेदिक। भोजन दूषित करने वाले 2 कीट, घरेलू मक्खी और मच्छर। मलेरिया तथा हैजा फैलाने वाले कीट, मलेरिया मादा एनोफिलीज, हैजा घरेलू मक्खी। प्रदूषित जल को पीने से होने वाली बीमारियां। प्रदूषित जल को पीने से पीलिया, टाइफाइड आदि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपाय क्या है? विटामिन ए से संयुक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह पर करें। बीमारियों से बचाव। खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना। खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना आवश्यक है, क्योंकि इससे हाथों में छिपी गंदगी दूर हो जाती है। हाथों की सफाई न करने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगला है प्रतिदिन की दिनचर्या में अच्छी आदतों का होना। प्रतिदिन की दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों का होना बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम करें, जैसे टहलना, तैरना, योगाभ्यास अथवा कसरत शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला रखने के लिए सहायक है। अगला है संतुलित एवं उचित मात्रा में आहार स्वस्थ रहने के लिए। पर्यावरण, विश्राम, आयु एवं कार्य के अनुसार आलस दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। अथवा एक और प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। संतुलित आहार का अर्थ है उस आहार को से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है: ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद ही भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में हैं, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है, तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो कोशिका क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं हैं, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयाँ हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयाँ हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन निर्माण में ईंटें। ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। अगला है पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर करते हैं। पहले जंतु कोशिका का देख लेते हैं। जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लवक अनुपस्थित होता है, तारकाएँ उपस्थित होता है, रिक्तिका छोटी होती है, आकार वृत्ताकार होता है। अब पादप कोशिका का देख लेते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें लवक पाया जाता है, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है, रिक्तिका बड़ी होती है, आकार आयताकार होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है उत्सर्जन भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाचित तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय की प्रक्रिया द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और इनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की ये डायग्राम है। प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाएं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर या पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपाचित भाग होता जैसे सब्जियों के रेशे यानी रफेज होते हैं। स्मरण करें कि मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा आमाशय में समाप्त होता है। पाचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है।
अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इनके छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृत्तक काम करना बंद कर दे तो दूसरा वृत्तक अकेले ही पूरा कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो सौरमंडल के परिवार क्या हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सौर परिवार यानी सौरमंडल। सूर्य के प्रकार को सौरमंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकलने हुए 8 ग्रह हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और सौर परिवार का जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, उपग्रह को समझाइए। यह छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रहों का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इस प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला है, अवान्तर ग्रह से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवान्तर ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सीरियस रखा गया। प्लास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवान्तर ग्रहों के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब यानी आर्च दिखाई पड़ता है। भारत में आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके ऊपर लिखते हैं, पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरे करती है। इसका ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, उल्का और उल्कास्म क्या है। तो अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड यानी मेटियोर्स कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्कास्म यानी शूटिंग स्टार कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है, तारामंडल का वर्णन कीजिए। तारामंडल, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम, वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि और कृत्तिका। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियस, आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्मकाल में दिखाई देता है। और व्याघ्र यानी ओरियन, आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तऋषि यानी उर्सा मेजर या ग्रेट बियर, यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। और ध्रुव तारा यानी पोल स्टार, यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के दिशा में के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का वर्णन करें। सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इस प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में है वह जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की परिछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसरो के विषय में बताइए। इसरो आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर
1968 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व वसा नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है? तो इसका उत्तर है, भारत के मंगलयान का मंगल की अपेक्षा कक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया है जिसने मंगल की कक्षा में या फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, मृदा यानी मिट्टी का आशय स्पष्ट कीजिए। मृदा यानी मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियाँ भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। अगला है, मिट्टी का उपयोग क्या है? मृदा यानी मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केंचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक और शैवाल पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। अगला प्रश्न है, मृदा के प्रकार बताइए। तो मृदा के प्रकार हैं, बलुई मिट्टी। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। अगला है, चिकनी मिट्टी यानी क्लेई सॉइल। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। अगला है, दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा निष्पेषित महीन गाद से निर्मित होती है। और काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूँ आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला है, लाल मिट्टी। आग्नेय शैलों से बनी यह भारतीय महाप्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के ऊष्मा और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला है, लैटराइट मिट्टी। पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तरी पूर्वी राज्य के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी को ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं, अतः यह कम उपजाऊ होती है। अगला है, पर्वतीय मिट्टी। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। अगला है, बलुई दोमट मिट्टी, सैंडी लोमी सॉइल। यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। अगला है, पथरीली मिट्टी, रॉकी सॉइल। यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों के प्रकार बताइए। फसलों के प्रकार, ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है, यथा रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी और आलू हैं। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, ढैंचा, सोयाबीन, धान होगा, मूंगफली, कपास तथा जूट है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जायद, गर्मी के दिनों में जून तथा खरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण के सिद्धांत बताइए।
फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस प्रकार से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण है। फसल चक्रण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल उगानी चाहिए। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोनी चाहिए। इससे दोनों फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसमें दोनों फसलें एक ही सतह से भोजन न लेकर विभिन्न सतहों से अपने भोजन प्राप्त करती हैं। इसमें दोनों फसलों को उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ मिल जाता है तथा भूमि की सतह, जिसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक नहीं होती पाती, जैसे मेथी, अरहर के बाद गन्ना, कपास के बाद मटर बोना चाहिए। अगला है फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल। तो फलीदार फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं, जबकि फलीहीन फसलें उर्वरा शक्ति को कमज़ोर करती हैं। अतः भूमि को उपजाऊ बनाने वाली फसलें उगाना चाहिए। फलीदार फसलें जैसे मटर आदि की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिन्हें नोड्यूल कहते हैं। इन गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाला बैसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होता है। फसल काटने के बाद खेत में रह जाते हैं और खेत को काफ़ी उपजाऊ बना देते हैं। अतः मूंग, गवार, लोबिया, सनई आदि के बाद गेहूं, ज्वार के बाद बरसीम तथा मटर, कपास के बाद मेथी आदि बोना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। अधिक खाद चाहने वाली फसलें जैसे आलू, तम्बाकू, गन्ना, मक्का आदि को काटने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि फसलों के कटने के बाद भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद शेष रह जाती है, जो कम खाद चाहने वाले फसलों को उपयुक्त पोषण प्रदान करती है। अगला है अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल। फसलों में लगातार अधिक पानी देने से भूमि में वायु संचार कम रुक जाता है। वायु संचार के कम अथवा बंद हो जाने के से आवश्यक रासायनिकों का आदान प्रदान रुक जाता है, जिससे लाभदायक बैक्टीरिया अपनी क्रियाशीलता खो बैठते हैं। ऐसी भूमि में हानिकारक खरपतवार पैदा हो जाते हैं, जैसे और फसलों की पैदावार कम हो जाती है। अतः अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम जल वाली फसलें बोनी चाहिए, जैसे धान के पश्चात चना बोना चाहिए। अगला है अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल। जैविक कृषि विधि द्वारा अधिक रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवार नष्ट कर दिए जाएं तो भूमि में भू परिष्करण तथा निराई गुड़ाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अधिक गुड़ाई जुताई करने से भूमि की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे फसलों की उपज धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलें बोनी चाहिए, जैसे आलू के बाद तम्बाकू, मक्का के बाद मटर अथवा चना आदि। भूमि को कम जीवांश प्रदान करने वाली फसल के बाद अधिक जीवांश वाली फसल। ज्वार, अरहर, कपास आदि फसलें जो अपनी पत्तियां भूमि पर अधिक छोड़ती हैं, ये पत्तियां भूमि में सड़कर जीवांश में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे आगे बोई जाने वाली फसलें उसका लाभ उठा सकें। गेहूं, ज्वार आदि फसलों को प्रचुर मात्रा में जीवांश की आवश्यकता होती है, अतः बाद में बोना चाहिए। भूमि में विषैला पदार्थों को बढ़ाने से रोकना। फसलों को अदल बदल कर इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे कि भूमि में विषैला पदार्थ न बढ़ने पाए। अगला है कीट पतंगों का प्रकोप रोकना। फसलों का हेरफेर इस प्रकार करना चाहिए कि दो फसलें जिनमें फसल को नष्ट करने वाले कीट पतंगे एवं बीमारियां एक ही हों, उन्हें लगातार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से एक फसल का प्रभाव दूसरी पर पड़ता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। अगला है कृषि साधनों का पूर्ण रूपेण उपयोग। फसलों का हेरफेर इस प्रकार करना चाहिए कि मजदूर और बैलों की शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। अगला है भूमि को खाली छोड़ना। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर लगातार फसलें नहीं लेना चाहिए। उसे 1 या 2 महीने मौसम खाली छोड़ देना चाहिए। इस समय खेत में जुताई करते रहना चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएं और भूमि में वायु का संचार बढ़ जाए। अगला है कृषक की योग्यता। जिस प्रकार एक अयोग्य डॉक्टर एक बीमार को मार सकता है, उसी प्रकार एक कम जानकार कृषक देश को भूखा मार सकता है। अध कुचला ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। अध कृषक को वे ही फसलें हेरफेर करनी चाहिए जिनकी खेती, रोग, कीटों एवं प्रबंध के बारे में उसे पूरा ज्ञान हो। अगला प्रश्न है उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व बताइए। तो फसलों का सफल उत्पादन। फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना एवं शिथिल करना, जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना। फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना। फसल को काटने के बाद उचित तरीके से उसका भंडारण करना। कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंध करना। अगला प्रश्न है कृषि कार्य में जुताई का क्या महत्व है।
तो जुताई, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छे खेत देत, जितना गहरा जोते खेत। ये एक लाइन है, बीज पड़े फसल अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु से के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का भली भांति आवागमन हो सके और वह पानी सोख कर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों के से भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है बीज बोने की विधियाँ। बीज बोने की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। छिटकंवा विधि, यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहाँ खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। हाथ से बुआई, इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज कूड़ों में बो दिए जाते हैं। इसका बाद पाटा फेर दिया जाता है। अगला है निराई। तो निराई द्वारा बुआई, यह एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि के 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। सीड ड्रिल, यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है और दूसरी ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कुंड बनाने वाले फाली के पास बीज को गिराते हैं, जो सीड ड्रिल मशीन से चलती है। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती हैं। अगला है सिंचाई से आपका क्या अभिप्राय है। सिंचाई, कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। अगला प्रश्न है, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई की निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं। प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, द्रोणी एवं वलय विधि, छिड़काव विधि, बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि। अगला प्रश्न है, देसी हल का वर्णन कीजिए। देसी हल, यह साधारण किस्म का हल होता है। यह भूमि के 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी को रेतता है तथा 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जो कि हैं हरीश, परोधा या पाथा, फाल, ब्रज, परिफल, हत्थी या मुठिया, पचारस या पफाना, हरित, गोखल, नेतक और छड़। अगला है प्रश्न, कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज गंभीर समस्या कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभावों की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता हो जाता है। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान द्वारा मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास ट्यूमर आदि बीमारियों से ग्रस्त होते पाए गए हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के रेहले या अम्लीय में बदल जाने, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट को उपस्थित हैं। उपचारित बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हुए हैं। अलग से कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि के लिए भी इससे खतरा उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पेज नंबर 54 से आपको आगे का कराया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आपको जानकारी मिलती रहे। आपको आगे भी आपको और तरह की जानकारी दी जाएगी, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।